So I hope every one of you can see the screen at the same time. Every one of you can hear me as well. If you are unable to see the screen or you are unable to hear me, just raise your hand. Otherwise, we will continue. अच्छा, लास्ट टाइम हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो स्टार्ट किया था पढ़ना, और तकरीबन जो कोर कॉन्सेप्ट्स थे वो हम सारे देख चुके थे। आज हम उसी टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर गौर से सुनिएगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें दो तीन चीजें देखनी है जो आज हम देखेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद आप उसका टेस्ट भी दे रहे होंगे। तो एप्टीट्यूड के बच्चे को जो है ना इस चीज को माइंड नहीं करना चाहिए। यही तो एप्टीट्यूड है। तो सबसे पहली बात, जब तक अभी बाकी बच्चे जो है वो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आप में से वो बच्चे जिनको मैंने एक टेस्ट जो है वो अपलोड किया था, अगर उससे रिलेटेड किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है या लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कोई चीज जहन में है, फील फ्री टू आस्क। ओके, लास्ट टाइम जहां तक मुझे याद पड़ता है हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की, हमने प्रूव किया। मेरे ख्याल से कोई बच्चा कुछ सवाल करना चाहता है। जी इकरा। इकरा, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? जी साइमन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वांसा। वांसा। सर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने पूछना था। हाँ, अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2, इनफैक्ट मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल से वो फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम वाला था। यस सर। ठीक है, उसका आंसर जो है वो नन ऑफ दिस था। मैंने बाद में जो है वो मार्किंग स्कीम जो है उसकी अपडेट कर दी थी। ठीक है, मैं फिर भी जो है वो क्विकली जो है वो रिव्यू कर भी देता हूँ। थोड़ा सर सा उसका वेट कीजिए कि आंसर तो है, लेकिन वो आया कैसे है, उसका तरीका आया वो कैसे पूछ है। रहा चले मैं वो बता देता हूँ। देख, क्वेश्चन नंबर 2 था, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम व्हेन। ओके। अच्छा, अगर थोड़ा सा जो है वो याद दिलाऊं, हम क्या कहते थे? हम ये कहते थे कि जब बॉडी मीन पर है तो मीन पोजीशन पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। सही। है। यस सर। और जब बॉडी एक्सट्रीम पे चली जाती है तो एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बन जाता है, और वेलोसिटी जो है वो मिनिमम यानी जीरो हो जाती है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन भी आपके पास क्या होती थी? मैक्सिमम। यानी हमें हमें जो रिलेशन याद है वो ये, कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तो एक्सेलरेशन बढ़ती है, जब डिस्प्लेसमेंट कम होता है तो एक्सेलरेशन कम होती है। अब अगर आप सवाल देखेंगे तो सवाल क्या था? सिंपल हार्मोनिक मोशन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम व्हेन। सो डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। राइट, ऑब्वियसली जब वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? जीरो। तो अब जी चार ऑप्शन थे। एक्सेशन इज जीरो नहीं हो सकते क्योंकि एक्सेशन तो मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी तो है वो मिनिमम हुआ करती है। वेलोसिटी इज जीरो सही आंसर था। आइडिया समझ में आया आपको? यस सर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बात हो रही है फ्रीक्वेंसी की। हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होगा, मैंने लास्ट टाइम पेंडुलम के लिए ड्राइव किया था, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। दिस इज टाइम पीरियड। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इट शुड बी 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल। ठीक। अब वो ये कहते यस हैं कि सर। फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। मैं चाहता हूं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ के कितनी हो जाए? 8 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ के कितनी हो जाए? 8 हर्ट्ज हो जाए। अब आप देखिए, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी को 8 हर्ट्ज करना है तो अब होना क्या चाहिए? ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को, अच्छा पहले तो आप ये देख लें कि फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स करनी पड़ेगी आपको? मल्टीप्लाई बाय 4। और क्योंकि 2 को अगर 8 बनाना है तो आपको 4 टाइम्स करना है।
इसका मतलब यह है कि मुझे इस पूरी इक्वेशन में लेंथ की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि यहाँ पे 4 आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेंथ को पुट करूंगा 1/16। फिर आपको शायद याद हो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, 16 न्यूमरेटर में जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, 4 बन जाएगा। तो इसका जो आंसर था ना वो 1/16L होना चाहिए। यस सर। समझ में आया आपको? यस सर, समझ आ गया। थैंक यू सर। अस्सलाम जी वालेकुम सर। वहाँ आंसर। सर इसी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 ग्राफ बता दें, ए ऑप्शन कैसे? देखिए वो ये कह रहे हैं, इन स्प्रिंग मास सिस्टम द ग्राफ बिटवीन फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा जब हमने हुक्स लॉ पढ़ा तो हमने कहा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। याद है आपको? यस सर। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाता F इक्वल KX, तो F और X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दिस ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और याद रखिएगा दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब आपके जहन में शायद ऑप्शन डी आ रहा होगा यस सर। कि जब F पॉजिटिव है X नेगेटिव है, जब X पॉजिटिव है F नेगेटिव है। ये जी। ग्राफ उस वक्त सही होता व्हेन इट वाज अ रिस्टोरिंग फोर्स। गेटिंग इट? रीस्टोरिंग फोर्स में। बिल्कुल। आप अगर F इक्वल माइनस के एक्स के हवाले से सॉल्व कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि F और X की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, तो ये यस सर। जुमला जो है वो सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स पे वैलिड है। तो अगर क्वेश्चन में आपके पास जो है वो लिखा हुआ होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स, तब आप जो है वो ऑप्शन डी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि अप्लाइड फोर्स की बात हो रही है। तो अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। इज इट क्लियर? ओके सर, थैंक यू। जी आयजा, वन सर। सर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था, स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर इज ब्रोकन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। रिमेंबर हमने कहा था कि स्प्रिंग कांस्टेंट कांस्टेंट है लेकिन कंडीशनल कांस्टेंट है। जब आप स्प्रिंग को आधा करते हैं तो कांस्टेंट डबल हो जाया करता है। जब आप स्प्रिंग के 3 इक्वल हिस्से बनाएंगे तो कांस्टेंट थ्राइस हो जाएगा। अगर आपने स्प्रिंग के 4 इक्वल पार्ट बना दिए तो कांस्टेंट को 4 टाइम्स हो जाना है। तो जस्ट 20 into 4 विल गिव यू 80। गेटिंग इट? यस और 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। जी। ओके। A mass M is suspended from 3 parallel identical spring of spring constant K। अच्छा देखिए मैंने लास्ट टाइम आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था। तो मैंने कहा था कि सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, 1/k इक्वल 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। और पैरेलल में वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो अब अगर बात हो रही है 3 स्प्रिंग की जो एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड है कुछ ऐसे, तो इनका जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट 3k हो जाएगा। और अब अगर आप टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। तो k की जगह क्या आ जाएगा, m/3k। तभी इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर था। क्लियर? जी सोनिया। 3 वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। क्वेश्चन 3 क्लियर नहीं हुआ। अच्छा देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा बता देता हूँ। बात हो रही है फ्रीक्वेंसी की। तो हमें याद है टाइम पीरियड होता था 2π√L/g। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2π√G/L। अच्छा अब क्वेश्चन ही कहता है कि ये फ्रीक्वेंसी 2 है, मैं 2 हर्ट्ज को बनाना चाहता हूँ 8 हर्ट्ज। तो 8 हर्ट्ज बनाने का मतलब है मुझे इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। यहां तक आइडिया समझ में आ रहा है आपको? जी सर। हेलो? जी सर आ रहा है। ठीक है। अच्छा अब अगर मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 चाहिए तो मुझे लेंथ को चेंज करना है ना। तो मैं लेंथ को 1/16 टाइम्स करूंगा। क्यों? जब आप लेंथ को 1/16 टाइम्स करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा ये।
डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो ये आपके पास बन जाएगा 16g/l। 16 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, तो ये आपके पास बन जाएगा क्या, 4 टाइम g/l। अब ये वाला जो फैक्टर है, ये सब आपके पास 2 हर्ट्ज था, मल्टीप्लाई बाय 4 होके 8 हर्ट्ज बन जाएगा। इसका मतलब वो जो मेरे लेंथ को 1/16 टाइम्स g करना पड़ेगा। Okay, sir. Thank you. बात क्लियर हो रही है कुछ? जी सर। जी खैर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? साइमन कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर। सर इसका जी, करेक्ट आंसर ये होगा कि लेंथ इज डिक्रीज बाय 1/16 टाइम्स। या एग्जैक्टली। ठीक सर। और सर वो ग्राफ वाले में अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स को देखें तो उसका ग्राफ। तो फिर ऑप्शन डी करेक्ट होता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। ओके, तो अब मेरा ये ख्याल है कि हमें जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए। तो हम शुरू करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही। आज हमें वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों चीजों की बात करनी है। मैं एक बात जो है वो दोबारा जो है वो आपको याद दिला दूं कि जितने टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ, हाँ, हो सकता है उनमें से कुछ चीजें आपको जो है वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो टेस्ट में आज के जरूर नजर आए, तो बातों को जो है वो गौर से सुनना है। ठीक। अच्छा, पहली बात देखिए, अगर आप जो है वो बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो मैं केस आपको याद दिलाऊं। हम ये कहते थे कि एक पार्टिकल पी है जो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। ये सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन था ओ, पार्टिकल मौजूद था पॉइंट ए पे। फिर हमने कहा वो मूव करते करते एक नई पोजीशन पर आ गया, वो पोजीशन ये वाली थी पी। यहां पर इसकी कुछ टेंजेंशियल स्पीड या वेलोसिटी थी, जो कुछ इस तरह थी, जिसको हम वीपी का नाम दिया करते थे। ठीक। और इसके बाद हमारे पास, आपने कहा था कि पी के बिल्कुल नीचे जो है वो इसका प्रोजेक्शन मौजूद है, और वो प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ कहीं पर मौजूद था, जिसको हमने क्यू कहा था। प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एक्स था। पार्टिकल पी का जो रेडियस है, वो रेडियस जो है वो आर था। इसकी सेंटीपीटल एक्सेशन एपी थी टुवर्ड्स सेंटर, और जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ था, वो रेडियस जो है वो आर था। यहां तक की वो बात थी जो हमने लास्ट टाइम जो वो डिस्कस की। लास्ट टाइम मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया था, शायद आपके जहनों में हो, कि अगर मुझे प्रोजेक्शन की मोशन डिफाइन करनी है, तो मैं पार्टिकल की मोशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूंगा। हमने दो चीजें लास्ट टाइम कैलकुलेट की। जब मुझे प्रोजेक्शन का एक्सिलरेशन चाहिए था, तो मैंने पार्टिकल के एक्सिलरेशन का एक्स कंपोनेंट निकाला। जब मुझे प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, तो मैंने पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट निकाला। आज मुझे चाहिए स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे क्यू की स्पीड चाहिए, तो मैं पार्टिकल की स्पीड का एक्स कंपोनेंट निकालूंगा या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूंगा। कैसे? सबसे पहले इसको, वीपी को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखें, ये एंगल थीटा है, ये 90 है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल मालूम हो, तो दूसरा एंगल हम कैसे निकालते हैं? दूसरा हम निकालते हैं 90 माइनस थीटा से। अच्छा, आपको याद होगा जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है कि ये जो टोटल एंगल है ये भी 90 डिग्री है, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब अगर आप देखें रेडियस और टेंजेंट के दरमियान,
अगर ये पोर्शन 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो मेरे पास ये वर्टिकल एंगल है, ये भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। ठीक। अब अगर आप वीपी के कंपोनेंट्स बनाए तो एक कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला, एक कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला। शायद एक बार आपको लास्ट क्लास से याद हो, वेक्टर का वो कंपोनेंट जो अपोजिट होता है वो साइन से निकलता है, और वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बेस में होता है वो कॉस से निकलता है। ठीक। जैसे हम कहते थे ना कि अगर आपने वेक्टर को जो है वो रिजॉल्व करना है, तो जब आप वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो वेक्टर को रिजॉल्व करते हुए जब आप वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालते थे, वो एक्स इसलिए होता है क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है यहाँ पर, और वाई इसलिए क्योंकि वो वाई एक्सिस पे है। अब जहां तक सवाल इस बात का होता था कि वेदर दे विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग साइन और कॉस, इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द एंगल। इफ दिस इज द एंगल, दिस इज साइन कंपोनेंट एंड दिस इज कॉस, and if this is the angle, this will become sine and this will become cos, right? तो बस ये ध्यान में रखना है कि वेक्टर का वो कंपोनेंट जो आपके पास वेक्टर का वो कंपोनेंट जो थीटा के ऑपोजिट होता है वो हमेशा साइन से निकलता है। तो अब अगर मैं वीक्यू निकालना चाहता हूं तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज वीक्यू, दिस वन, क्योंकि थीटा के अपोजिट है। तो अगर ये थीटा के अपोजिट है तो हम कैसे निकालेंगे, वीपी साइन थीटा। फिर अगर आप प्रीवियस क्लास से रिलेट कर पाए, हमें बात याद थी कि जो वीपी था वो बराबर था आर ओमेगा के। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली साइन थीटा की वैल्यू नहीं थी, हमारे पास वैल्यू थी किसकी, कॉस थीटा की। और कॉस थीटा हम कैसे निकाल देते हैं, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज एक्स ओवर आर। आप प्रीवियस लेक्चर को जो है वो रेफर कर सकते हैं। तो मैं साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखता हूं, कैसे, शायद आपको एक आइडेंटिटी याद हो, यूनिट सर्कल आइडेंटिटी कहते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इट मींस दैट साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर कॉस थीटा की वैल्यू को रिप्लेस किया था एक्स ओवर आर। तो सब कुछ सिंप्लीफाई करके मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो कुछ ऐसी थी, वी क्यू इक्वल ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन है, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। किसी को कंफ्यूजन हो तो आप बाद में मुझसे पूछ भी सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन की, प्रोजेक्शन इज परफॉर्मिंग वाइब्रेटरी मोशन, तो यहाँ पर ये जो रेडियस है वो वाइब्रेटरी मोशन में तो रेडियस नहीं होता, वो तो सर्कुलर मोशन में हुआ करता है। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो सर्कुलर पाथ के लिए रेडियस है वो बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन के लिए एम्पलीट्यूड कहलाएगा एक्स नॉट। तो हम क्या करते थे, हम आर को रिप्लेस कर देते थे एक्स नॉट से। तो इक्वेशन बन जाएगी वी क्यू इक्वल ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का मतलब हर वो मोशन जो सिंपल हार्मोनिक है, you can apply this equation on that object, number 1। number 2, अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में यूजुअली अलग अलग पूछे जाते हैं, एक मीन और एक एक्सट्रीम। अगर मैं बात करता हूं मीन पोजीशन की, तो हमें याद है मीन पर x होता था 0 के बराबर। तब आप अब इक्वेशन में अगर x 0 पुट कर दें तो जो VQ है वो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा एक्स नॉट बन जाएगा, एंड दिस इज बेसिकली मैक्सिमम स्पीड। तो याद रखिएगा, स्पीड ऑफ सिंपल हार्मोनिक इज 0, इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। अगर आप बात करेंगे एक्सट्रीम की, तो जो x है वो क्या बन जाएगा, एक्स नॉट। अगर मैं x को एक्स नॉट से रिप्लेस कर दूं तो आप एग्री करेंगे कि सर VQ क्या बन जाएगा, 0, एंड दिस इज नोन एज V मिनिमम। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पे, मिनिमम होती है एक्सट्रीम पे, एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज। व्हाई, जस्ट थिंक, अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पे है तो वो वहां से आगे नहीं जाता, वहां से वापस आता है। उसका वापस आना इस बात की गारंटी है कि उसकी वेलोसिटी 0 बन चुकी है, तभी वो वापस आया। इफ इट वाज हैविंग सर्टेन स्पीड और वेलोसिटी एट एक्सट्रीम, it wouldn't be coming back. It should keep on going in
द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वो और आगे चला जाता। ठीक, तो हमें उसूल याद रखना है। अब दूसरी बात, अब देखिए जो ओमेगा है ना, मैंने लास्ट टाइम इस बात की वजाहत की थी जब मैंने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था। अगर आप स्पीड निकालना चाहते हैं मास कनेक्टेड टू स्प्रिंग विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये ओमेगा रिप्लेस किया जाता है अंडर रूट के ओवर एम से। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा क्या, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और शायद आपको याद आ जाए, अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग सिस्टम की, तो जो ओमेगा होता था वो होता था अंडर रूट जी ओवर एल। तभी मैंने इस इक्वेशन को जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसे कहा कि इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इफ वी वांट टू अप्लाई दिस इक्वेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट इज कनेक्टेड टू स्प्रिंग, मैं क्या करूंगा, मैं जो वो इसको जो है वो ओमेगा को रिप्लेस करूंगा अंडर रूट के ओवर एम से। और अब अगर मैं स्ट्रिंग पे अप्लाई करूंगा तो मैं ओमेगा को अप्लाई कर दूंगा अंडर रूट जी ओवर एल से रिप्लेस कर दूंगा। तो हमें ये ट्रिक आनी चाहिए, रूल सेम रहेंगे। तमाम सिंपल हार्मोनिक मोशन में और वाइब्रेटरी मोशन में स्पीड मिनिमम होती है एक्सट्रीम पे, तभी बॉडी वापस आती है। और आपके पास जो है वो मैक्सिमम होगी मीन पर, तभी बॉडी मीन पे रुकती नहीं है बल्कि आगे चली जाती है। अच्छा, हमारे पास जो सिस्टम है इस इनफैक्ट सिलेबस में उन्होंने नॉर्मली अब आगे वाली जितनी इक्वेशन ड्राइव की वो सिर्फ स्प्रिंग सिस्टम के लिए की, तो मैं भी सिर्फ स्प्रिंग के लिए ही करूंगा। देखें, लेकिन आइडिया मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने स्प्रिंग पे अप्लाई करना है तो ऑल यू नीड टू डू जस्ट रिप्लेस ओमेगा बाय अंडर रूट के ओवर एम और अंडर रूट के ओवर एम बाय अंडर रूट जी ओवर एल इफ यू वांट टू अप्लाई दिस सिमिलर इक्वेशन ऑन स्ट्रिंग सिस्टम। अब पहली चीज जो हमें पढ़ लेनी चाहिए वो है काइनेटिक एनर्जी। देखिए, अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हमें याद है काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर होता था। और अब मेरे पास स्प्रिंग सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। अब मेरे पास स्प्रिंग सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, तो मैं क्या, वेलोसिटी मौजूद है, मैं क्या करूंगा, मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में v की वैल्यू पुट करूंगा तो कुछ ऐसी सूरत बनेगी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m, और इंस्टेड ऑफ v आई विल राइट अंडर रूट k ओवर m अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, इवेंचुअली यू विल एंड अप विद काइनेटिक एनर्जी इज हाफ k x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब पहली बात, k कांस्टेंट है, x नॉट कांस्टेंट है, इस इक्वेशन में जो चीज चेंज होगी वो डिस्प्लेसमेंट है। तो रूल हमें याद है, वंस अगेन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मीन, मीन पे x 0 होता है। अगर मीन पे x 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो वो हाफ के x नॉट स्क्वायर आएगी विच इज बेसिकली नोन एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इट इज लॉजिकल, जिस जगह पर स्पीड मैक्सिमम होगी उसी जगह पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। इसी तरह अगर आप जो है वो बात करेंगे एक्सट्रीम की, तो एक्सट्रीम पे x क्या बन जाएगा, x नॉट, और जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी आपके पास 0 आ जाएगी। और डेफिनेटली दिस इज नोन एज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड इट मेक सेंस, क्योंकि एक्सट्रीम पे स्पीड 0 बन चुकी है तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक, तो हमें जो है वो ये बातें समझ में आनी चाहिए। अब देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, लेट्स से, जो स्प्रिंग से कनेक्टेड था, इस पोजीशन पे मौजूद है, ये एक इंटरमीडिएट पोजीशन है P। इस पोजीशन की खास बात क्या है, दिस इज मीन, दिस इज एक्सट्रीम। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली x नॉट ओवर 2 के बराबर होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट पर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालें तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के x नॉट स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, अलबत्ता x की जगह क्या आ जाएगा, x नॉट ओवर 2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, हाफ
के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स नॉट स्क्वायर। और आप इसको ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी है ये क्या बन जाएगी, 3/4 इंटू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चों के ध्यान में ये फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका मौजूद है कि जब ये कहता हूं 1/4 यानी 1 पार्ट आउट ऑफ 4, तो फिर कितने पार्ट्स बच जाएंगे, 3, तो वो 3/4 हो गया। आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3/8 टाइम्स ऑफ के एक्स नॉट स्क्वायर। हमें समझ में आना चाहिए कि आप स्प्रिंग सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी निकालते कैसे हैं। ठीक, पहली बात ये थी स्प्रिंग सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। अब जरा बात करते हैं स्प्रिंग सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की। अच्छा, मैं बार बार एक चीज याद दिलाता रहता हूं कि डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हर इक्वेशन नहीं होती, हमारे लिए सिर्फ उनके इंटरमीडिएट स्टेप्स इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला शायद बहुत सारे बच्चों के जहन में मौजूद हो कि बल्कि 3 फॉर्मूला आपके जहन में होने चाहिए। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या था, हर वो ऑब्जेक्ट जो अपनी फील्ड के अगेंस्ट जाता था वो पोटेंशियल गेन करता था। याद है, अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी ले जाते हैं तो बॉडी जो है वो गेन करती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन बाय mgh, राइट, नंबर 1। अगर आप बात करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के करीब लाते थे तो वो पोटेंशियल गेन करता था, जिसको आप के स्क्वायर ओवर आर से निकालते थे। शायद बहुत एटॉमिक मॉडल आपके ध्यान में मौजूद हो। तो वो तमाम केसेस जहां पर ऑब्जेक्ट फील्ड के अगेंस्ट मूव करता था वो पोटेंशियल गेन करता था। अब यहां पर क्योंकि स्प्रिंग सिस्टम है, बॉडी जो पोटेंशियल गेन करेगा वो mgs से नहीं निकलेगा क्योंकि वो तो ग्रेविटेशनल है, यहां पर होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और लॉजिक क्या थी, बॉडी मौजूद थी अपनी मीन पे, आप उसे स्ट्रेच करके एक नई पोजीशन पर लेकर आए जो कि उसकी क्या थी, एक्सट्रीम। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, x। हम ये कहते थे कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये वो वर्क है जब आप इस बॉडी पे करेंगे तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। अब जब आप वर्क का फॉर्मूला लगाते हैं W इज इक्वल्स टू एफ एस, मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, क्या ये फॉर्मूला में स्प्रिंग सिस्टम पे एज इट इज अप्लाई कर सकता हूं या नहीं, यस और नो, इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू आंसर। ओके, मलाइका, यू वांट टू आंसर आई गेस। इस पे सर हम डायरेक्टली के फोर्स जी, जो हम ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स का मतलब जो पोजीशन हर पोजीशन पे अलग पोटेंशियल वो गेन करेगा, तो इसलिए हमें एक एवरेज फोर्स चाहिए होगी। हमें एक एवरेज फोर्स चाहिए। चले, जवाब आपका काफी हद तक जो है वो सही है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। कोई और भी अगर इस बात को आंसर करना चाहे, थोड़ा और ज्यादा अगर आप इस बात को क्लियर करना चाहें, इफ एनी वन ऑफ यू। चल, मैं आपको ये बात समझा देता हूँ। देखिए, जो ये जवाब आया ये काफी हद तक सही है। बात सिर्फ इतनी सी कि जब आप बात करते हैं वर्क की, W इज इक्वल टू एफ एस, सिर्फ वहां पर अप्लाई किया जाता है जहां पर फोर्स कांस्टेंट होती है। याद है, आप वर्क एनर्जी पावर में फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हम क्या कहते थे कि अगर आपके पास फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो आप पूरे इंटरवल को स्मॉल इंटरवल में डिवाइड करेंगे
और फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, आप जो है वो एवरेज हर इंटरवल का वर्क अलग निकालेंगे। शायद आपके जहन में जो है वो लॉजिक आ रही हो। तो हम यहाँ पर कुछ वही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए जिंदगी जो है वो क्योंकि हर पॉइंट पे फोर्स जो है वो चेंज होगी, और हम जो है वो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, कोई बहुत लार्ज की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम सिर्फ दो फोर्सेस निकालते थे। हम एक फोर्स निकाला करते थे इस मेन पोजीशन पे। अगर आप F इक्वल के एक्स अप्लाई करेंगे तो क्योंकि x जीरो है तो फोर्स भी क्या बन जाएगी, जीरो। और एक फोर्स हम निकाला करते हैं इसके फाइनल पोजीशन के ऊपर, तो वो सिर्फ क्या होगी, F इक्वल के एक्स, क्योंकि a का डिस्टेंस x है। और फिर आप क्या करते थे, आप इसकी एवरेज फोर्स ले लिया करते थे, और जो एवरेज फोर्स आएगी वो एवरेज फोर्स होगी हाफ के एक्स, डिस्टेंस x है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाती थी हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप बात करते हैं किसी स्प्रिंग सिस्टम की, तो एक स्प्रिंग सिस्टम की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की जाती है किससे, हाफ के एक्स स्क्वायर से। अब देखिए लॉजिक जो है वो हमारे जहनों में मौजूद होनी चाहिए। जब आप बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो आपके पास मेन पोजीशन पे जीरो होनी चाहिए। क्यों जीरो होनी चाहिए, क्योंकि मेन पे डिस्प्लेसमेंट क्या बन चुका है, जीरो, और वो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अब अगर हम इसके लिए भी वही दो बातें कर लें कि जब आप बात करते हैं मीन की, तो मीन का मतलब होता है कि एक्स इज जीरो। अच्छा, अब अगर एक्स जीरो है तो मीन पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो बन जाएगी, विच इज मिनिमम, राइट। और इसके बरखिलाफ अगर आप बात करेंगे एक्सट्रीम की, तो अब एक्सट्रीम पे क्या होना चाहिए, एक्सट्रीम पे x बराबर होगा x नॉट के। जब आप यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो आंसर आएगा हाफ के x नॉट स्क्वायर, और डेफिनेटली ये मैक्सिमम है। अच्छा, अब आपने एक चीज के ऊपर गौर करना है, अगर आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखिए और आप मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी देखिए, तो दोनों की इक्वेशन जो है वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है या टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा सेम हुआ करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर ऑलवेज इक्वल। द ओनली डिफरेंस इज जहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम है वहां काइनेटिक जीरो हो जाएगा, और जहां पर काइनेटिक मैक्सिमम है वहां पर पोटेंशियल जीरो बन जाया करेगा। ठीक, इससे हमें एक आइडिया और मिलेगा। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है आपके पास, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ओबे किया करती है। यानी अगर हम बात करना चाहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, और वो एक बात है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता था, total energy of an isolated system always remain constant, right? तो अब अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर कोई लॉस ऑफ एनर्जी अगर नहीं होना, तो जब ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसमें जो एनर्जी की कन्वर्जन है वो सिर्फ पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल है। किसी भी एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो एक स्प्रिंग सिस्टम की ही बात कर लें, और अगर हम इस स्प्रिंग सिस्टम में ये कहें कि ऑब्जेक्ट आपके पास ओरिजिनली एक स्प्रिंग से कनेक्टेड था, कुछ इस तरीके से ये एक स्प्रिंग है और ये अपनी मेन पोजीशन पर है। आपने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके आप इसे यहां लेके आ गए, लेट्स से ये इसकी एक्सट्रीम है। तो अब हमें ये बात याद है कि मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। और अगर आप बात करेंगे एक्सट्रीम की, तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होगी वो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, मैक्सिमम। तो एक बात तो नजर आ रही है कि मीन पे भी सम सेम रहेगा और एक्सट्रीम पे भी सम सेम रहेगा। अब अगर आप कोई इंटरमीडिएट पॉइंट ले लें, लेट्स से आपने ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया, ना ये मीन है ना ये एक्सट्रीम है, और मैं ये कह देता हूं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल a है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट में x नहीं कह रहा, मैं इस डिस्प्लेसमेंट को जो है वो a मान लेता हूं। अब अगर मैं इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकालना चाहूं एट पॉइंट p,
तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि एट पॉइंट P जो टोटल एनर्जी होगी वो बराबर होगी काइनेटिक एट P प्लस पोटेंशियल एट P। अब काइनेटिक का फॉर्मूला हमारे ध्यानों में मौजूद है। स्प्रिंग सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर। अब जिस पॉइंट P की मैं बात कर रहा हूं उस पॉइंट P का जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज A। तो जहां जहां पर x है वहां पर आप A पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस हाफ के ए स्क्वायर। अब अगर आप इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप नोट करेंगे हाफ के ए स्क्वायर से हाफ के ए स्क्वायर एक दफा दोबारा कैंसिल हो जाना है। तो आपके पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला वंस अगेन क्या बन जाएगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो याद रखिएगा ये जो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है, ये हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी है, और यही टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी है, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑलवेज स्टे द सेम, राइट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने लास्ट टाइम एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेशन और डिस्प्लेसमेंट और टाइम पीरियड देखा था। आज हमने जो है वो बात कर ली है वेलोसिटी की, हमने बात कर ली पोटेंशियल एनर्जी की, हमने बात कर ली काइनेटिक एनर्जी की। अच्छा, अब जितना कुछ मैंने आपको आज बता दिया है, अगर इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क, क्योंकि इसके बाद मुझे सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको थोड़ा सा पेंडुलम बताना है और फिर मैं को 3-4 न्यूमेरिकल जो है वो आपको सॉल्व करवाना चाहता हूँ। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा अब तक के लेक्चर में कोई भी चीज पूछना चाहे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी आंसर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे ये पूछना था कि आपने कहा कि एनर्जी जो है वो हमेशा सेम रहेगी, कंजर्व रहेगी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमेशा एनर्जी सेम रहेगी। जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी सेम है, तो अगर मीन है और बिल्कुल। एक्सट्रीम है तो फिर दोनों को उन जो पोजीशंस हैं वहां पर भी सेम होना चाहिए ना, मतलब जहां काइनेटिक एनर्जी सेम है वहां पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है। नहीं, ऐसा ऐसा कैसा? मैं ये कह रहा हूँ टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये बिल्कुल ऐसी है कि मैं आपसे कहूँ कि लेट्स से सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, तो अगर वो मीन पर है तो ऑल 100 विल बी काइनेटिक, पोटेंशियल इज 0। अगर वो एक्सट्रीम पर है तो काइनेटिक इज 0, ऑल 100 जूल इज पोटेंशियल। अगर वो मीन और एक्सट्रीम के दरमियान है तो लेट्स से अगर पोटेंशियल 30 है तो काइनेटिक 70 हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? सर दोबारा बोलिए। देखें, मैं ये कह रहा था कि अगर सिस्टम की एनर्जी लेट से 100 जूल है टोटल, तो जब बॉडी मेन पर होगी तो ये सारे 100 जूल काइनेटिक की शक्ल में होंगे, क्योंकि मेन पे पोटेंशियल 0 होती है। और जब बॉडी एक्सट्रीम पर होगी तो ये सारे 100 जूल पोटेंशियल की शक्ल में होंगे, क्योंकि एक्सट्रीम पे काइनेटिक 0 है। और जब कोई आप इंटरमीडिएट पॉइंट लेंगे तो अगर लेट से 40 जूल पोटेंशियल है तो 60 जूल काइनेटिक होगी। अगर 70 जूल पोटेंशियल है तो 30 जूल काइनेटिक होगी, सो दैट द सम स्टेज द 100 जूल। लेकिन सर दोनों का जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उनका फॉर्मूला तो सेम है ना? जी बिल्कुल सेम है। तो फिर ये लॉजिक क्यों नहीं अप्लाई हो सकता? दोबारा बोलिए। मैं कह रही हूँ तो फिर ये वाली बात क्यों नहीं अप्लाई हो सकती कि दोनों हर जगह सेम होंगी? दोनों हर जगह क्यों सेम होंगे? देखिए, जिस जगह पे आप पोटेंशियल को मैक्सिमम मानते हैं वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, 0 होती है।
हेलो हेलो जी, मैं जी ये कह सर। रहा हूँ जिस जगह पे पोटेंशियल मैक्सिमम है वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 0। 0। तो दोनों तो सेम नहीं है ना। जी और जहां पर काइनेटिक मैक्सिमम होगी वहां पे पोटेंशियल क्या होगी? 0। याद रखिएगा, 0। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी की बात कर रहा है, एक एनर्जी की फॉर्म की बात नहीं कर रहा है। ठीक है। ठीक है। ओके, अगर आप में से कोई और बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप बिल्कुल जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि एक हैंड रेज हुआ हुआ नजर आ रहा है। जी मलाइका, यू वांट टू आस्क समथिंग? ये क्वेश्चन था कि और वेलोसिटी ऑपोजिट तो होती थी, रुकता नहीं है, मतलब होती तो आपकी आवाज में जो है ना वो डिस्टॉर्शन बहुत है, थोड़ा सा रिपीट करें। सर मैं कह रही थी कि मतलब ऑपोजिट वो तो डिसेलरेशन के केस में होती थी, इसमें क्यों ऑपोजिट होती है? आपकी आवाज जो है ना बहुत ब्रेक होके आ रही है, तो मैं पूरा क्वेश्चन जो है ना वो सुन नहीं पा रहा हूँ। एक दफा दोबारा ट्राई कर लें, वरना आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तो मैं जो है वो बिल्कुल इसको आंसर कर दूंगा। एक्सेलरेशन और एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन के, तो इस केस में क्यों ऑपोजिट है? मैं देखिए, अभी अभी भी मैं आपका पूरा क्वेश्चन नहीं सुन पा रहा। मैं आइडिया से ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपका पूरा सुन नहीं पा रहा हूँ। अब आप एक काम करें, आप क्वेश्चन जो है वो मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको बिल्कुल आंसर कर दूंगा। अच्छा देखिए, अब अगर किसी के जहन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं, तो एक आखिरी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपने अपने सिलेबस में पढ़ी है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन थी बेसिकली एक पेंडुलम की। आप कहते क्या थे? आपने कहा कि हमारे पास एक इनएक्सटेंसिबल और वेटलेस स्ट्रिंग था जिसकी लेंथ आप एल लेते थे, आपने इसके एंड पर एक मास कनेक्ट किया। ठीक, ये पेंडुलम बन गया। फिर आप इसको जो है वो इसको कहते थे कि अपनी मेन पोजीशन ओ पर है। फिर आप इसको लाते थे एक नई पोजीशन पर जो कुछ इस तरह होती थी। लेट्स से ये इसकी नई पोजीशन है। ठीक, ये इसकी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, जिसको हम ए का नाम देते थे। अब इस पॉइंट पर इस पर कुछ फोर्सेस लगती थी। एक इसका वेट होता था जो एक्ट करता था वर्टिकली डाउनवर्ड। एक टेंशन इन द स्ट्रिंग हुआ करती थी, और वो जो टेंशन इन द स्ट्रिंग थी वो टेंशन इन द स्ट्रिंग थी जो अलोंग द स्ट्रिंग होती थी। हम ये प्रूफ करते थे कि दिस पेंडुलम इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस याद है। मोशन मस्ट बी वाइब्रेटरी, there must be some restoring force, there must be inertia, there shouldn't be any friction. तो अब पहली बात, यहां पर आपके पास जो है ना वो रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। वो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ है? रिस्टोरिंग फोर्स आप हर उस फोर्स को कहते थे जो बॉडी को टुवर्ड्स सेंटर लाना चाहती है। ठीक, रिस्टोरिंग फोर्स आप उस फोर्स को कहते थे जो बॉडी को टुवर्ड्स सेंटर लाना चाहती है। ठीक, तो अब वो यहाँ पर फोर्स है कौन सी? हम इस वेट को रिजॉल्व करते थे कैसे? कुछ आप इस तरह की जो है वो डायग्राम बनाया करते थे, कुछ इस तरह की। और आप ये कहते थे, याद रखिएगा, वैसे उसूली तौर पे ये वेट जो है वो सेंटर पे एक्ट करता है। ओके, एनीवेज, तो अब आप क्या करते थे? आप ये कहते थे जो वेट है, इस वेट के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। और वो वेट के दो कंपोनेंट कौन से होते थे? आप ये कहते थे वेट का एक कंपोनेंट ये वाला है जो टुवर्ड्स मीन है, और वेट का एक कंपोनेंट ये वाला है जो अपोजिट टू टेंशन है। और शायद आपको याद हो, आप कहते थे कि पेंडुलम का एंगल थीटा है, तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बन जाएगा।
तो फिर वही बात है, वेक्टर का वो कंपोनेंट जो थीटा के सामने है, वो हमेशा साइन से निकलता है, और जो बेस में वो किससे निकलता है, कॉस से। तो आप ये कहते थे कि पेंडुलम के केस में जो टेंशन है वो W cos थीटा के बराबर होती है, और जो बेसिकली W sin थीटा विच इज द रिजल्टेंट फोर्स, एक्चुअली दैट W sin थीटा इज द रिस्टोरिंग फोर्स। और याद है हमने स्प्रिंग सिस्टम में बात सीखी थी कि रिस्टोरिंग फोर्स में एक नेगेटिव साइन इन्वॉल्व होती है, तो आप यहाँ पर माइनस साइन लगाते थे टू इंडिकेट दैट दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स, और फिर आप करते थे रिजल्टेंट फोर्स MA है, WMG है, फिर ये साइन थीटा है, M से M कैंसिल, A इक्वल माइनस G साइन थीटा। अब इसके बाद आप इस इक्वेशन में कुछ अजम्पशंस करते थे, और आपके पास जो एंड रिजल्ट आता था वो ये आता था, A इक्वल माइनस G ओवर L टाइम X। और ये आया कैसे था, आपने पहले एक अजम्पशन की थी, आपने कहा था कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल एंड थीटा इज इन रेडियन, चैप्टर नंबर 4 में प्रोजेक्टाइल में आप रेडियन जो है वो बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर थीटा बहुत छोटा और थीटा रेडियन में हो, तो याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक के तहत साइन थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, और ये दोनों बराबर होते हैं किसके, थीटा के। अगर आप जो है वो बात करते हैं थीटा की, अगर थीटा बहुत स्मॉल है और थीटा रेडियन में है, तो आपके पास जो साइन थीटा है वो टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, वो थीटा के बराबर होता है। तो आपने किया ये था कि आपने बेसिकली साइन थीटा को पहले थीटा से रिप्लेस किया, और फिर आप यहाँ पर यूज करते थे एक फॉर्मूला F इक्वल R थीटा, जो आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, और इन सब को इस्तेमाल करके आप A इक्वल माइनस G ओवर L टाइम X तक पहुंचे, जैसा आपने कहा A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस X, यानी सिंपल पेंडुलम इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पर जो अजम्पशन है, वो अजम्पशन ये थी कि जो थीटा हमारे पास होता है, उस थीटा को जो है वो बहुत स्मॉल होना जरूरी है, उस थीटा को जो है वो बहुत स्मॉल होना जो है वो हमारे लिए जरूरी हुआ करता था, ठीक। तो इस इक्वेशन में आप ये कहते थे कि अगर पेंडुलम इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन दिस थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में एक्चुअली प्रूफ भी ये पढ़ा है, शो दैट फॉर स्मॉलर एंगल्स, और स्मॉलर एंगल का मतलब है स्मॉलर एम्पलीट्यूड, show that for a smaller angle or for a smaller amplitude, motion of simple pendulum is simple harmonic. For a smaller amplitude, motion of simple pendulum is simple harmonic, right? अच्छा, अब ये एंगल कितना स्मॉल होना चाहिए, ये एंगल 5 डिग्री से 15 डिग्री तक रिजल्ट आपको जो है वो वेरीफाई बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब याद रखिएगा, अगर आप ये कहते हैं कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक, तो उसके लिए एम्पलीट्यूड का स्मॉल होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, पेंडुलम के हवाले से जब आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे, तो आप ये कहते थे कि आपके पास जो है वो लॉज ऑफ पेंडुलम थे, और लॉज ऑफ पेंडुलम आपके पास क्या कहा करते थे कि जो टाइम पीरियड होता है वो मास इंडिपेंडेंट है, ठीक, वो डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक, वो आपके पास जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ पेंडुलम के ऊपर, ठीक। तो एक जगह आप ये कहते थे कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी जगह आप ये कह रहे हैं कि जो आपके पास पेंडुलम का एम्पलीट्यूड है वो स्मॉल होना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है टू कीप द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो सिंपल पेंडुलम की मोशन को सिंपल हार्मोनिक बनाए, तो उसके लिए एम्पलीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल होना जरूरी है। तभी आप प्रैक्टिकल में एक कंडीशन लगाते थे कि एम्पलीट्यूड स्मॉल रखा जाए, क्योंकि अगर आप उसे स्मॉल नहीं रखेंगे तो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक नहीं रहेगी, ठीक। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें ये चीजें डिस्कस करनी थी, ठीक है। आज जब इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा शाम में, तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नॉर्मली नहीं होता,
लेकिन कभी कभार होने में बुराई भी नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और अच्छी चेक हो जाएगी। तो आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप जो सवाल करना चाहते हैं आप बिल्कुल क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद हम जो है वो फिर आगे बढ़ जाएंगे। जी मोहम्मद सर, एहसान। वालेकुम। टाइम पीरियड और डिस्प्लेसमेंट से इंडिपेंडेंट है, क्या डेंसिटी पे डिपेंड करता है इस मीडियम के? जैसे कि अगर हम लोग एयर से उठाकर उसे किसी फ्रिक्शन लेस लिक्विड में प्लेस कर दें इस पेंडुलम को, ऐसा मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो क्या डेंसिटी की वजह से अच्छा देखिए, फिर बात यह है कि अब जब आप ये कह रहे हैं कि आप इसे किसी लिक्विड में प्लेस कर रहे हैं, तो अब वो फ्रिक्शन फ्रिक्शन लेस लेस? अगर है तो फिर, अगर फ्रिक्शन लेस है तो फिर क्या फर्क पड़ना? क्योंकि अगर आप फॉर्मूले में देखेंगे तो T इक्वल 2.L/G है, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल हो जाएगा ना, हम तो एयर को तो मीडियम की निग्लेक्ट कर डेंसिटी देते हैं। मीडियम की डेंसिटी का फर्क नहीं पड़ेगा? फॉर्मूले में, क्योंकि जब फॉर्मूला ड्राइव किया गया तो आपने फ्रिक्शन को इग्नोर किया। आप याद रखिएगा, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन में ये पढ़ा कि सिस्टम मस्ट बी फ्रिक्शन लेस। तो अब आप इसे कहीं भी डाल दीजिए और आप ये अज्यूम कर लें कि वो फ्रिक्शन लेस है, तो मेरा नहीं ख्याल को कोई फर्क पड़ना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके पास क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन मुझसे बिल्कुल शेयर कर लें, तो उसे देख के बिल्कुल ज्यादा बेहतर मैं रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा। लेकिन जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस सर, पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन एज आपने आई कहा था कि रिमेम्बर ऐसा था, इस तरह का कुछ कि एयर से उठाकर उसे एक लिक्विड में प्लेस किया है जो कि फ्रिक्शन लेस है, और उस लिक्विड की डेंसिटी बॉब की डेंसिटी से 10 टाइम्स कम है, यानी 1/10 है, तो क्या फर्क पड़ेगा टाइम पीरियड में? इस तरह का कुछ सवाल था। चले, अब ये इस तरह का जो है ना, ये अगर आप मुझे क्वेश्चन एक मिनट, मैं चेक कर भेज लेता देंगे। हूँ दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके, तो अगर यहाँ तक आप में से किसी के जहन में जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर एक काम ये करें कि मैं आपको दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चन। और अब याद रखिएगा, जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एनटीएस में आ चुके हैं। मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि आपके पास जो है ना वो बुक मौजूद होनी चाहिए। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास बुक मौजूद है, कि अगर अगर आप तमाम बच्चे अपनी बुक को खोलें और उस बुक में जहां पर एग्जाम्पल स्टार्ट हुई है, गालिबन ये एग्जाम्पल नंबर 2 या एग्जाम्पल नंबर जो है वो 3 होगी। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 है, बल्कि मैं एग्जाम्पल आपको दिखाई देता हूँ। चले, मेरा ख्याल है क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो क्वेश्चन को देख भी पा रहे होंगे। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, फिर हम इसको जो है वो बिल्कुल डिस्कस करते हैं।
जी हसन, आपने क्वेश्चन देख लिया? यस सर, वही देख रहा हूँ। अच्छा, आप क्वेश्चन देखते रहेंगे, लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये कहती है कि अगर क्वेश्चन में उन्होंने फ्रिक्शन लेस कह दिया तो फिर तो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो असल इंपैक्ट पड़ेगा ना डेंसिटी का, वो पड़ेगा फ्रिक्शन की वजह से। बॉब की स्पीड, आप लॉजिकली सोचें, अगर आप बॉब को किसी डेंसर मीडियम में सस्पेंड कर देंगे तो वो उसकी स्पीड कम हो जानी है। स्पीड कम होने का मतलब उसके टाइम पीरियड को जो है ना वो बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ये अगर अगर बात वही है कि अगर फ्रिक्शन मौजूद है फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो वो सिंपल हार्मोनिक ही नहीं रहेगा। जो फॉर्मूला है मैं पढ़ता हूँ मैं वो अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस। ओके, टाइम हमारे पास थोड़ा कम है तो मैं अब इसको जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। देखिए, पहली बात, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एनटीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो बगैर किसी कैलकुलेटर के आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो सॉल्व कर भी लेंगे। देखिए, जब आप न्यूमेरिकल 4 नंबर के लिए सॉल्व करते थे तो उसका तरीका क्या होता था? आप डेटा बनाते थे, क्वेश्चन में मास गिवन है 0.025 kg,
डिस्प्लेस थ्रू 0.1 मीटर, ये x आपको गिवन है 0.1 मीटर। अच्छा, इस 0.1 से मुतालिक एक बात सुनिए, अगर क्वेश्चन में कहें कि बॉडी को डिस्प्लेस किया गया 0.1 और रिलीज कर दिया, तो दिस इज एम्पलीट्यूड एज वेल, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। लेकिन मैं शुरू में बिल्कुल एम्पलीट्यूड लिखता नहीं हूँ, सवाल पूरा पढ़ना चाहिए। इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 0.4, हमें के मालूम है कितना, 0.4 न्यूटन पर मीटर, एंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज 0.4। अच्छा देखिए, जो वेलोसिटी है ना, अभी आपको एक बात बता रही है कि ये एम्पलीट्यूड नहीं है। अगर ये पॉइंट एम्पलीट्यूड होता तो एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो कि सर ये डिस्प्लेसमेंट है या एम्पलीट्यूड है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो एम्पलीट्यूड पे 0 होती है। यहाँ पे उन्होंने 0.4 वेलोसिटी आपको जो है वो ऑलरेडी दे रखी है। अच्छा, इसके बाद कैलकुलेट द टोटल एनर्जी। देखिए, आप टोटल एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपके जहन में आएगा सब पोटेंशियल और काइनेटिक निकालने। अच्छा, काइनेटिक का फॉर्मूला होता था हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर देखा जाए तो पोटेंशियल का डेटा पूरा है, प्रॉब्लम हो जाएगी काइनेटिक में, क्योंकि काइनेटिक में हमारे पास एक्स नॉट है, और अगर आप देखें तो एक्स नॉट मुझे क्वेश्चन में मालूम भी करना है, ठीक। तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि सवाल में वेलोसिटी गिवन है। तो ये सबसे बड़ी हिंट थी कि अगर मुझे टोटल एनर्जी चाहिए तो मैं लगाऊंगा हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। जरा वैल्यूज पुट करें। हाफ मास कितना गिवन है, 0.025, वेलोसिटी कितनी गिवन है, 0.4 प्लस हाफ के आपको कितना गिवन है, 0.4, और वंस अगेन आपके पास जो है वो एक्स कितना है, 0.4 स्क्वायर। अब देखें, अगर आप इसको जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो अब इसे सॉल्व करने के तरीके जो है वो आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हाफ को हाफ रहने दूं, 0.025 को 0.025 रहने दूं। देखिए, 4 का स्क्वायर 16 होता था, तो जब आप 0.4 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो बनेगा 0.16। यहां पर आपके लिए आसानी है, देखें, मैं हाफ को हाफ रहने देता हूं, ये 0.4 है, और 0.4 का स्क्वायर वन सेकेंड क्या बन जाएगा, 0.16। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको सॉल्व किस तरह करना चाहते हैं। देखिए, एक एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप जो है वो हाफ और 0.16 को दोनों में से क्या करें, कॉमन निकाल लें। अगर आप कॉमन निकाल लेंगे तो एक काम कर सकते हैं, हाफ और 0.6, अगर मैं हाफ को 0.16 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 0.08। आप कॉमन निकाल लें तो विद इन ब्रैकेट क्या बचेगा, 0.025, और यहाँ क्या बच जाएगा, 0.4, क्योंकि मैंने इन दोनों को सॉल्व किया हुआ है, इन दोनों को सॉल्व किया हुआ है, दोनों सेम थे। और अगर मैं इस 0.08 को कॉमन निकाल लूंगा तो जो कुछ मेरे पास विद इन ब्रैकेट बचा हुआ है, इन दोनों को ऐड करना मेरे लिए जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये क्या बनेगा, 0.08, 0.425। आपने 0.425 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.08 से, और अगर आप इसको जो है वो बगैर कैलकुलेटर के मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो आपको इसमें जो है वो एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो देखिए, मैं जो बात शुरू में आपको बताता रहा वो ये कि जब एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैं वर्किंग दोबारा करूंगा ताकि आप जो है वो इस बात को फॉलो कर सकें। एप्टीट्यूड में जब आपके पास न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल ऐसा न्यूमेरिकल देते हैं जो बगैर कैलकुलेटर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये उसकी एक एग्जांपल है, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज, ये क्वेश्चन एनटीएस में पिछले 8-10 सालों में जो है वो पूछा जा चुका है। उन्होंने गालिबन सिर्फ टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी थी, ठीक। क्योंकि मैंने वर्किंग इससे कर दी कि टाइम हमारे पास जो है वो पूरा हो गया, तो मैं जल्दबाजी में न्यूमेरिकल करना नहीं चाहता। टेस्ट में आज आपके पास सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन के ये पेंडुलम तक के कॉन्सेप्ट जो पूछे जाएंगे, ज्यादा एक्सटेंसिव न्यूमेरिकल्स इस तरह के, क्योंकि मैंने कराई नहीं तो मैं दूंगा भी नहीं। जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो हम सेम डे पूछ सकते हैं, लेकिन जो ये एक्सटेंसिव न्यूमेरिकल्स हैं, इसके लिए हम पहले प्रैक्टिस करते हैं और फिर टेस्ट में पूछा करते हैं, ठीक। यहां तक अगर आप में से किसी के जहन में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सवाल है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।
नहीं, वो मैंने भी नोट कर लिया था कि x की वैल्यू जो है वो 0.1 है, मैंने 0.4 पुट कर दी थी, इसलिए मैंने वर्किंग भी खत्म कर दी कि अब मैं उसे सही करके दोबारा सॉल्व करूंगा तो उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, क्योंकि आपकी भी फौरन जो है वो क्लास होगी, मेरी भी क्लास होगी। ठीक, तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में। तो अगली क्लास में मैं सिंपल हार्मोनिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। तो हमारा जो पहला काम होगा वो न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक, और उसके बाद हम वेव का पोर्शन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक अगर किसी के ध्यान में कोई कंफ्यूजन है इस न्यूमेरिकल को छोड़ के, क्योंकि आप ये समझो मैंने न्यूमेरिकल कराया नहीं, इस पेंडुलम तक हमने जो कुछ पढ़ा, अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी सना। सर स्ट्रिंग की लेंथ चेंज करने से एक्सेलरेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? स्ट्रिंग की लेंथ चेंज करने से एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ेगा? आपके सामने जो है वो फॉर्मूला बिल्कुल लिखा हुआ है, a = -g/L टाइम x। चल ठीक है। ठीक, जी साइमन। सर वर्क का ये कोस कंपोनेंट जो है वो इक्वल होगा टेंशन के? दोबारा बोलिए। ये वर्क का जो वेट है, कंपोनेंट है, वेट ये W वेट वेट का, था। सॉरी, यस सर, जी वेट का जो ये कोस कंपोनेंट है बिल्कुल साइन के, ये इक्वल होगा टेंशन के? बिल्कुल, T = W cos थीटा हुआ करता है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, यस सर। okay, so now we will resume from here in next class.